कैसे हो बच्चों आप सभी का मैं अपने मच द सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं ट्रिपल ईएम की क्लास है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के तहत हम लोग दो चैप्टर डिस्कशन कर लिया है। ये हमारा तीसरा चैप्टर, इसका नाम है धारा मापी और वोल्ट मीटर। आज देखते हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पर डिस्कशन करने से पहले गुजारिश है कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। जो चैनल पे नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं ट्रिपल एम की क्लास है जो कि इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो वोल्ट अमीटर और वोल्ट मीटर की अवधारणा। तो अगर हम अमीटर की बात करते हैं तो यह एक ऐसा उपयंत्र होता है जो किसी सर्किट बहने वाली धारा को मापने, यानी कि कोई सर्किट है जो उसमें धारा बह रही है उसको मापने का काम करता है। फिर किसी सर्किट के जिस शाखा में बहने वाली धारा का मापन करना होता है वहाँ मीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाए। जहाँ हमें बहने वाली धारा को मापना होता है वहाँ हम मीटर क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। एमीटर के अंदर के सर्किट में होने वाली हानियों को नगण्य रखने के लिए इसमें बहुत ही कम मान के प्रतिरोध वाली कॉइल का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कम फेरों वाले मोटे तार का प्रयोग किया जाता है। एमीटर में उत्पन्न होने वाला टॉर्क उसमें प्रवाहित होने धारा पर निर्भर करता है, यानी कि इसके अंदर जो टॉर्क होता है वो इसमें से गुजरने वाली धारा पर क्या करता है, निर्भर करता है। देखिए, ये आपका लोड है, ये आपकी करंट फ्लो कर रही है और ये आपका एमीटर जो मापेगा। चलिए आगे चलते हैं, वोल्ट मीटर की बात करते हैं। तो वोल्ट मीटर तो किसी सर्किट में प्रयुक्त होने वाले भार के सापेक्ष वोल्टेज को, यानी कि उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ज्ञात करना होता है वहाँ वोल्ट मीटर उसके समांतर में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए जिससे उसमें बहने वाली करंट न्यूनतम रहे और पूर्ण शुद्ध पाठ्यांक प्राप्त हो सके। इसलिए वोल्ट मीटर में पतले तार तो अधिक फेरों की संख्या, यानी कि जो पतले तार लगाए जाते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, आपका अधिक होता है और करंट न्यूनतम होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये आपका वोल्ट मीटर है, ये आपका लोड है, इसी के अक्रॉस में ये क्या लगा है, आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है। आइए देखते हैं अमीटर तथा वोल्ट मीटर में क्या अंतर होता है। तो देखिए, पहला है कि जो एमीटर होता है वो आपके धारा को मापने का काम करता है, जो वोल्ट मीटर होता है वो आपके वोल्टेज को मापने का काम करता है, और जो एमीटर होता है उसको हमेशा श्रेणी में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, हमेशा समांतर में जोड़ते हैं। जो मीटर होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध न्यूनतम होता है, पर अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिकतम होता है। आगे देखते हैं, अगर हम एमीटर की में बात करें तो एमीटर मोटे तार का प्रयोग किया जाता है और वोल्ट मीटर में पतले तार का प्रयोग किया जाता है। एमीटर में फेरों की संख्या कम होती है और वोल्ट मीटर में फेरों की संख्या अधिक होती है। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर का वर्गीकरण। तो बच्चों, एमीटर तथा वोल्ट मीटर को निम्न प्रकार से हम क्या करते हैं, उससे बांट सकते हैं। अगर हम मूविंग के आधार पर बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आकर्षण टाइप, एक होता है प्रतिकर्षण टाइप। अट्रैक्शन टाइप वो होते हैं जो आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण वो टाइप होते हैं जो प्रतिकर्षित करें, रिपल्सन करते हैं, ठेलते हैं। अगला आता है आपका मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो पहला है आपका स्थायी चुंबक या परमानेंट मैग्नेट टाइप, दूसरा है डायनामोमीटर टाइप, तीसरा है हॉट वायर टाइप, चौथा इंडक्टिव टाइप, पांचवा है स्टेबल इलेक्ट्रिकल टाइप, यानी वोल्टमीटर केबल, और इसमें थर्मोकपल उपयंत्र। आइए सबके बारे में देख लेते हैं। मूविंग उपयंत्र की हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे मापक उपयंत्र जिनका परिचालन चुंबकीय क्षेत्र तथा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की बनी हुई कोड के पारस्परिक प्रभाव के आधार पर होता है। यानी ऐसे मापक यंत्र जिसका ऑपरेशन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र तथा लौ चुंबकीय पदार्थ की बनी हुई कोड के पारस्परिक प्रभाव के कारण होता है, उसे वो क्या कहते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करते हैं। इन्हें दो भाग में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है,
अट्रैक्शन टाइप। तो इस प्रकार के उपयंत्र लोहे के टुकड़े का प्रयोग करते हैं जो उपयंत्र की मूविंग सिस्टम में चुंबक के पास रखा, यानी कि इस सिस्टम में जो हम ये समझ लीजिए कि टुकड़ा जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो टुकड़ा कहाँ होता है, मूविंग सिस्टम में चुंबक के पास रखा होता है। चुंबक की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। जैसे ही आकर्षित होकर चुंबक द्वारा लगाया गया यह आकर्षण बल उसकी पोलैरिटी सामर्थ्य निर्भर करता है। यदि प्रयुक्त चुंबक एक वैद्युत चुंबक हो तो उसकी सामर्थ्य साधारणतः चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। संरचना की बात करें तो इस प्रकार के उपयंत्र में एक स्थिर कॉइल होती है। देखिए दिखाएंगे भी। ये देखिए, देख पा रहे हैं, ये देखिए एक स्थिर कॉइल होती है और एक मूविंग कॉइल होती है। ये जो होता है ये कीलित होता है। ये आपका क्या है, ऐसे समझिए, जो आपका कीलित हो रहा है ये आपका फिक्स्ड कॉइल है। चलिए, इस प्रकार के यंत्र में एक स्थिर कॉइल होती है तथा एक अंडाकार लोहे के टुकड़े इस प्रकार कीलित होते हैं कि कॉइल के भीतर या बाहर घूम सके। कॉइल जो है वो अंदर या बाहर घूम सके। एक टुकड़े के साथ एक संकेतक लगा होता है, स्केल, जो अंशांकित पैमाने पर पाठ्यांक देता है। इस पाठ्यांक गुरुत्वीय नियंत्रण द्वारा नियंत्रित किया जाता है तथा डैम्पिंग के लिए एयर फ्रैक्शन, यानी इसमें जो फ्रैक्शन, ये समझ लीजिए कि डैम्पिंग जो यूज करते हैं इसमें हम एयर को यूज करते हैं। चलिए कार्यविधि देख लेते हैं। तो इस प्रकार के उपयंत्र में जब सप्लाई दी जाती है तो कॉइल में एक धारा बहती, एक चुंबकीय छेद उत्पन्न हो जाता है जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। यह आकर्षण बल कॉइल में बहने वाली धारा पर निर्भर करता है, यानी F समानुपाती क्या होगा, I के। लोहे के टुकड़े के विक्षेप के साथ ही उसमें जुड़ा संकेतक विक्षेप भी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाता है। इस प्रकार आंशिक पैमाना पाठ्यांक प्राप्त होता है। आई क्या, कॉइल में बहने वाली धारा है। थीटा है जो एंगल से घूमेगा। फाई है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लोहे के टुकड़े द्वारा बना कोण। टर्म क्या हो जाएगा, K1 I स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस फाई। गुरुत्वीय नियंत्रण टॉर्क क्या हो जाएगा, K2 साइन थीटा। जब बैलेंस की स्थिति होती है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोल टॉर्क के बराबर होता है, इसलिए हमने वैल्यू क्या रख दी, TD से T की और TC से C की। तो इसलिए हमें क्या प्राप्त हुआ, साइन थीटा समानुपाती I स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस फाई के। उसके बाद देखिए, इसलिए देखिए यहाँ से साइन थीटा बचा। यदि उपयंत्र अपने कमानी नियंत्रण में हो तो कमानी नियंत्रण टॉर्क क्या हो जाएगा, K2 साइन थीटा। और बैलेंस की स्थिति में तो आप जानते हैं कि दोनों टॉर्क क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब बराबर होते हैं तो क्या हो गया, K2 साइन थीटा हो गया TC का, वो हो गया, तो I स्क्वायर साइन 2 फाई हो जाएगा। चलिए प्रतिकर्षण टाइप की बात करें तो प्रतिकर्षण या विकर्षण टाइप यंत्र में आयरन के दो टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। आयरन के दो टुकड़े होते हैं, एक जो एक चुंबक के पास रखे जाते हैं, माफ कीजिएगा, लोहे के टुकड़े में एक समान पोलैरिटी उत्पन्न होती है जिससे उनके बीच एक प्रतिकर्षण बल अनुभव होता है। यदि साधारण चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र को निवेश धारा के द्वारा आसानी से कंट्रोल किया जा सके। चुंबकीय क्षेत्र की को हम निवेश धारा और धारा द्वारा आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। संरचना की बात करते हैं तो यह यंत्र एक कॉइल होता है, यानी एक कॉइल टाइप का होता है, वो घूमता रहता है। इसमें लोहे के दो टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। लोहे का टुकड़ा स्थिर अवस्था में रहता है जबकि दूसरा मूविंग स्थिति में रहता है। मूविंग नियंत्रण के लिए नियंत्रण स्प्रिंग और मंदक का प्रयोग किया जाता है। कार्य विधि की बात करें तो इस यंत्र में एक धारा बहाई जैसे ही धारा देते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और लोहे के टुकड़े को चुंबकित करता है, यानी कि मैग्नेटाइज करता है। इस प्रकार सेम पोलैरिटी के दोनों टुकड़ों के बीच प्रतिकर्षण, यानी अगर दोनों समान प्रकृति के हैं तो उनके बीच आकर्षण बल होगा और अगर दोनों समान है तो उसमें प्रतिकर्षण बल होगा। अब मूविंग आयरन के गुण देखिए, ये मापन उपयंत्र सस्ते होते हैं, निम्न आवृत्ति और उच्च परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होते हैं और इन उपयोगों AC और DC दोनों सर्किट में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्राप्त विक्षेपक टॉर्क प्राप्त होता है। प्राप्त विक्षेपक टॉर्क उच्च होता है।
ये उपयंत्र ओवरलोड सह सकता है। दोष की बात करते हैं तो इसमें लो वोल्टेज पर पावर लॉस अधिक होता है। इन उपयंत्रों का पैमाना क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, नॉन लीनियर होता है। इन उपयंत्रों की कॉइल का तापमान बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। चारों ओर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके पाठ्यांक में त्रुटि आ जाती है। मूविंग कॉइल उपयंत्र की बात करें तो इस प्रकार के उपयंत्र में एक मूविंग कॉइल होती है जिससे कि संकेतक जुड़ा होता है। यानी एक उपयंत्र होता है, उसमें क्या होता है, देखिए ये देखिए एक संकेतक जुड़ा होता है इसी में, और इसमें कॉइल जुड़ी होती है कई सारी। चलिए, इस प्रकार उपयंत्र में एक मूविंग कॉइल होती है जिससे कि संकेतक जुड़ा होता है। कॉइल के विक्षेपक से संकेतक भी क्या थोड़ा डिफ्लेक्ट करता है और पैमाने पर पाठ्यांक प्राप्त होता है। मूविंग कॉइल में दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका स्थिर चुंबक प्रारूपी मूविंग कॉइल उपयंत्र और एक होता है डायनोमोमीटर टाइप। तो जो परमानेंट मैग्नेट टाइप होता है वो इस प्रकार के उपयंत्र केवल डीसी पर काम, जो परमानेंट है वो डीसी पर काम करते हैं और इन्हें डी ऑर्थोनॉल मोटर या गैल्वेनोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो में से एक स्थायी चुंबक का उपयोग होता है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार पासवर्ड ब्रांच की कमाई द्वारा कंट्रोल किया जाता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ईडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसमें, परमानेंट मैग्नेट टाइप में। बात समझ में आ रही है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। चलिए अब इसकी कार्यविधि देख लेते हैं। देखिए, जब चुंबक उपयंत्र की कॉइल में करंट, यानी कि जो कॉइल जा रही है, जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें क्या होगा, चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, एक डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और इस टॉर्क के कारण मूविंग कॉइल गतिमान हो जाती है। जो कॉइल होती है मूविंग वाली, वो क्या होता है, रोटेट करने लगती है, चारों तरफ घूमने लगती है, तथा उसमें जुड़ा एक संकेतक जो जुड़ा होता है वो क्षेपित होता है। कॉइल की गति को, यानी जो कॉइल की स्पीड है, अगर उसे कंट्रोल करना होता है तो क्या, जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है वो क्या करता है, उसे अपने स्थिर मान की ओर लाने का प्रयत्न करता है। जिससे क्या होता है, संकेतक पाठ्यांक जो संकेतक पर क्या होता है, पाठ्यांक प्राप्त होता है। इसमें जो एन होती है वो कॉइल में फेरों की संख्या, और जो एल होती है वो कॉइल में ऊर्ध्वाधर लंबाई, आई जो होती है वो कॉइल में प्रवाहित धारा, और बी फ्लक्स घनत्व होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, ये कॉइल की चौड़ाई होती है, यानी बैंडविड्थ होती है। कॉइल द्वारा अनुभव किया गया जो बल होगा वो एफ बराबर एन बी आई एल न्यूटन होगा। हम तो जानते हैं टॉर्क बराबर क्या होता है, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान क्या होता है, 2 NBIL और W/2। बस 2 से 2 कैंसिल हो गए तो N/L W/2 बचेगा। अच्छा, लेकिन जो आपका डिफ्लेक्शन टार्क होता है वो NBI/A होता है, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर क्या होता है, के थीटा, यानी कंट्रोलिंग टॉर्क कितने डिग्री से वो उसे कंट्रोल करेगा, इसलिए के इंटू थीटा। संतुलन की स्थिति में क्या होगा, जब संतुलन की स्थिति आती है तो TD और TC क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसी तरह देखिए, ये आपका हो जाएगा दूसरा, और ये आपका हो जाएगा पहला। तो हम कह सकते हैं दूसरे और पहले से आपका क्या आ जाएगा, के डॉट थीटा NBIL। अब के से के कैंसिल हो जाएंगे तो थीटा बराबर क्या बचेगा, आई, समानुपाती करंट के। डायनोमीटर टाइप की बात करते हैं तो इसमें दो स्थिर चालक होता है और एक चालक होता है, मूविंग कॉइल होती है। मूविंग क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए दो स्थिर कॉइल होती है जो परमानेंट मैग्नेटिक यंत्रों में एक स्थायी चुंबक के द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें सहथिल राशि, एडी करंट लॉस और अन्य हानियों से बचने के लिए साधारणतः एयर कोल्ड कॉइल, जो इसमें कॉइल इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी इस्तेमाल की जाती है बच्चों, तो इसमें कोल की जाती है आपकी एयर कोल्ड कॉइल का। ये उपयंत्र AC तथा DC दोनों पर कार्य करते हैं।
लेकिन अधिक लागत और अधिक पावर लॉस के कारण इन्हें एसी पर ऑपरेट किया जाता है। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक उपयंत्र भी कहलाते हैं, यानी जो आपका डायनोमीटर टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक उपयंत्र भी कहलाता है। चलिए संरचना की बात करते हैं। तो देखिए इसमें 2 कॉइल होती है, समझिएगा। देखिए इसमें एक ये कॉइल है और एक ये कॉइल है, और ये जो कॉइल है ये क्या है, आपकी फिक्स्ड कॉइल है। बात समझ में आ रही है? ये दोनों फिक्स्ड कॉइल है। इसमें जो मूविंग कॉइल है ये घूमेगा, जैसे ही इसमें करंट दी जाएगी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और ये जो घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसमें क्या करेगी, एक धारा बहने लगेगी, और मूविंग कॉइल से जो संकेतक जुड़ा होता है, जितनी ज़्यादा करंट बहेगी वो क्या होगा, स्केल बनाएगा, यानी रीडिंग देगा। कमानी का प्रयोग करते हैं। जब कॉइल में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके दोनों भागों के बीच एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कॉइल में धारा प्रवाहित की जाए चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले कारण उसमें एक यांत्रिक बल उत्पन्न होता है जो मूविंग कॉइल को गति करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार कॉइल से जुड़ा संकेतक, यानी जो कॉइल से जो संकेतक जुड़ा होता है वो भी थोड़ा सा अपने स्थान से क्या होता है, थोड़ा इधर उधर जाता है, यानी विक्षेपित हो जाता है। ऐसा पाठ्यांक देता है। पीली दूरी पर जो कमानी यूज की जाती है उसके द्वारा मूविंग कॉइल की स्पीड को कंट्रोल करते हैं तथा डैम्पिंग के लिए एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। तो अच्छा, अब यदि IF बराबर क्या हो जाए, स्थिर कॉइल में बहने वाली धारा, और ये मुझे मूविंग कॉइल में बहने वाली धारा, यानी मूविंग कॉइल में बहने वाली IM और फिक्स्ड कॉइल में बहने वाली IF। रिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो इन दोनों के समानुपाती होगा, और टॉर्क भी। कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर क्या होता है सेकेंडरी में, यानी K2 थीटा। बैलेंस की स्थिति में क्या होगा, आपका TC समानुपाती होगा बच्चों TD के। तो अब यहाँ से हम रख नहीं सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ये आपका दूसरा इक्वेशन है और ये आपका पहला इक्वेशन है, रख सकते हैं ना। चलिए अब मूविंग कॉइल के गुण की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रिक पावर लॉस बहुत कम होती है। इसका जो पैमाना होता है वो 270 डिग्री सेल्सियस फैला हुआ प्राप्त होता है। ये उपयंत्र मूविंग आयरन उपयंत्रों की तुलना में अधिक क्या होने सुग्राही होते हैं तथा इनमें स्थैथिल हानियाँ नहीं होती, यानी जो हिस्टेरिक लॉस होता है वो नहीं होता है। डैम्पिंग सिस्टम अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। अगर हम इसके दोष की बात करते हैं, इसकी कमी की बात करें, तो इसकी संरचना मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की तुलना में बहुत जटिल होती है। ये केवल डीसी सर्किट के लिए प्रयुक्त होते हैं और इनकी कीमत क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इमीटर और वोल्टमीटर की परास के विस्तारण के बाद कैसे उसका फैलाव होता है, तो जो एमीटर तथा वोल्टमीटर की रेंज का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित 4 युक्तियों का प्रयोग करते हैं। कौन? शंट का, मल्टीमीटर का, करंट ट्रांसफार्मर का और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। अब रेंज बढ़ाने के विस्तार की बात करें, आइए समझते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा, मापी जाने वाली धारा। IM क्या हो जाएगा आपका, इमीटर करंट। IS हो जाएगा शंट करंट जो समांतर में जुड़ी होगी। RM इमीटर रेजिस्टेंस और S शंट रेजिस्टेंस। अच्छा, I बराबर क्या होगा आपका, ये टोटल करंट होगी वो आपका शंट करंट और आपके शंट करंट के क्या होगी, समानुपाती होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर IS की वैल्यू निकालना हो तो IS बराबर क्या हो जाएगा, I माइनस IM हो जाएगा, वही चीज़ है। और IS को हम क्या लिख सकते हैं, IS RS लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए फिर यहाँ से क्या किया हमने, RS कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 माइनस IM बचा, और इसमें से IM कॉमन ले लेंगे तो RM प्लस RS बचेगा। और I बराबर IM बराबर N, और IM बराबर शंट की प्रवर्तक पावर, N बराबर स्थिरांक, N बराबर 1 प्लस RM अपॉन में RS। वोल्टमीटर की रेंज के बाद तो वोल्टमीटर V बराबर क्या होता है आपका, मापी जाने वाली वोल्टेज, VM वोल्टमीटर की सापेक्ष वोल्टता, और IM वोल्टमीटर की करंट, और R बराबर कॉयल
में प्रवाहित श्रेणी क्रम में लगा प्रतिरोध, और RM बराबर होता है वोल्टमीटर का प्रतिरोध, V बराबर होता है VMR प्लस RM। तो इसका बच्चों जो फार्मूला होता है वो R बराबर V/IM होता है। ये किसके समानुपाती होती है, ये किसके बराबर होता है, मापी जाने वाली अधिकतम वोल्टेज जो कि वोल्टमीटर माइनस वोल्टमीटर प्रतिरोध बटे में वोल्टमीटर की कुल स्केल धारा। शंट की बात करें तो एमीटर की धारा मापने की सीमा बढ़ाने के लिए शंट रेजिस्टेंस का प्रयोग है, यानी कि अगर एमीटर के करंट रेंज को बढ़ाना है तो उसमें हम शंट रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। लक्षण की बात करें तो शंट का रेजिस्टेंस जो है वो ताप गुणांक निम्न होता है, कम होता है, क्या होता है, कम होता है। और समय की बात करें तो समय के साथ शंट का प्रतिरोध क्या होता है, परिवर्तित नहीं होना चाहिए। क्या है, करंट प्रवाह होने पर इसका ताप अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ाना चाहिए। यानी मान लीजिए करंट प्रवाह होने यानी धारा प्रवाहित होने पर इसका अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ा सकते। संबंधित यंत्र एवं शंट दोनों का प्रतिरोध ताप गुणांक समान होता है। डीसी मापन यंत्रों में मैग्नेटिक पदार्थ के शंट प्रयोग किया है, जो इसमें शंट यूज करते हैं वो आपका मैग्नेटिक पदार्थ होता है। चलिए आगे चलते हैं। गुणक की बात करते हैं तो वोल्टमीटर की वोल्टता मापन की सीमा बढ़ाने के लिए गुणक प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। इसे वोल्टमीटर की श्रेणी में लगाया जाता है। जो वोल्टमीटर होता है वो क्या होता है, गुणक को वोल्टमीटर श्रेणी में लगाते हैं। प्रवाहित धारा का मान कम होता है। गुणक के मुख्य विलक्षण क्या होते हैं, AC मीटर में प्रयुक्त किए जाने वाले मल्टीप्लायर नॉन इंडक्टिव होने चाहिए। यानी जो AC मीटर में जो मल्टीप्लायर यूज करते हैं वो नॉन इंडक्टिव होने चाहिए, यानी कि प्रेरण वाले नहीं होना चाहिए। समय के साथ गुणक प्रतिरोध का मान परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि ताप बदल रहा बार बार तो उसका मान बदलता रहे। ताप के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन कम होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात करें तो जब इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई धारा, वोल्टेज, पावर आदि का मान मापना होता है एक सीमा से अधिक, तो करंट ट्रांसफार्मर को हम क्या करते हैं, उसकी रेंज बढ़ाने की आवश्यकता होती है। डीसी सर्किट में एमीटर तथा वोल्टमीटर के लिए क्रमशः शंट तथा गुणक का प्रयोग करते हैं, उसकी रेंज का विस्तार किया जाता है। लेकिन जब AC को मापने की बारी आती है तो वहाँ पे हम करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी सेकेंडरी शॉर्टेड होती है, यानी कि जब AC सर्किट की उच्च धारा को मापना होता है तो एमीटर के साथ एक ऐसा ट्रांसफार्मर को संयोजित किया जाता है जो उच्च मान की धारा को कम मान की तरह परिवर्तित कर सके। यानी कि जब हम ऐसा सप्लाई देते हैं तो क्या करते हैं, इसके साथ ऐसा ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं जो उच्च मान की धारा को कम मान की धारा परिवर्तित कर सके। इस प्रकार उच्च मान की प्राथमिक विद्युत धारा को निम्न मान की सेकेंडरी विद्युत धारा में परिवर्तित करने वाला जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वही करंट ट्रांसफार्मर कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप होता है। करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल को ओपन सर्किट में होना परीक्षक ट्रांसफार्मर दोनों के लिए खतरनाक होता है। जब करंट ट्रांसफार्मर से मापक यंत्र अलग किया जाता है तो उसके सेकेंडरी टर्मिनल को, यानी मान लीजिए जब किसी मापते समय ट्रांसफार्मर से हम मापक यंत्र को अलग करते हैं तो सेकेंडरी टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो जब AC सर्किट की उच्च वोल्टता को मापना होता है तो वोल्टमीटर के साथ एक ऐसा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं जो उच्च मान की सर्किट वोल्टेज में परिवर्तित कर सकें। इस प्रकार उच्च मान की प्रारंभिक वोल्टेज को निम्न मान की सेकेंडरी वोल्टेज में परिवर्तित करने वाला स्टेप डाउन, यानी कि जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप करता है, जो वोल्टेज होता है वो स्टेप डाउन करने का काम करता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है वो अधिक मान की विभवांतर को मापना, यानी कि जो अधिक यानी कि मैक्सिमम मान की जो वोल्टेज होती है उसको मापने का काम करता है। इसका वोल्टता रूपांतरण अनुपात काफ़ी अधिक होता है, यानी जो रेशियो होता है अधिक होता है। इसकी उच्च वोल्टता वाली प्राथमिक कॉइल इलेक्ट्रिक सर्किट के समांतर क्रम में जुड़ी, यानी कि इलेक्ट्रिक कॉइल की किसमें जुड़ी थी, समांतर में जुड़ी होती है। सेकेंडरी कॉइल पे हम मात्रक यंत्र संयोजित होता है जिसकी परास का विस्तार करना होता है। देखिए ये आपका क्या है, एक लोड जुड़ा है, ये आपकी सेकेंडरी के साथ लोड जुड़ा है, उधर क्या है, पावर सप्लाई दे रहे हैं, उसमें फ्लक्स जनरेट होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें एक लोड जुड़ा है, एक तरफ सेकेंडरी होगा और एक तरफ प्राइमरी, ये होगा प्राइमरी, ये होगा सेकेंडरी। जो
पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि प्राइमरी में संख्या ज़्यादा होती है, सेकेंडरी में कम, जबकि करंट ट्रांसफार्मर से इसका उल्टा होता है कि प्राइमरी में कम होती है, सेकेंडरी में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फटाफट से लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।